आज अगर इस पॉइंट पर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ आरडीजे का डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से आता है, तो सबके जवाब अलग अलग होंगे। कोई कहेगा कि वो फैंटास्टिक फोर के रेट्रो यूनिवर्स से आता है, कोई कहेगा कि वो अर्थ 616 की उस अल्टरनेट टाइमलाइन से आता है जो एंड गेम में 2012 में बन गई थी, यानी ये वाला टोनी ही डूम बना आगे जाकर। एंड कोई ये कहेगा कि उसका ओरिजिन अननोन है, इसीलिए वो लिटरली मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स से हो सकता है। एंड टेक्निकली देखा जाए तो भाई ये सारे जवाब बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन रिसेंटली फैंटास्टिक फोर एंड एवेंजर्स डूम्सडे से कुछ ऐसी लीक्स निकल कर आई हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि डूम किस यूनिवर्स से आता है, किस अर्थ से आता है। तो तुम्हें भी इसका जवाब जानना है तो फोकस करना है इस वीडियो पर। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके, तो डूम के यूनिवर्स को, उसके ओरिजिन को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले जो फैंटास्टिक फोर के दो रिसेंट लीक्स निकल कर आए हैं, एक तो पोस्ट क्रेडिट सीन वाला लीक और एक CCXP मैक्सिको में जो उसकी फुटेज लीक हुई है, इन दोनों का जानना बेहद जरूरी है। भाई नो कि तुम्हें से ज्यादातर लोग भाई बहुत तेज हैं, ये दोनों लीक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन मे बी जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते, उन्हें जल्दी से बता देता हूं। तो पहले तो फैंटास्टिक फोर की पब्लिक स्क्रीनिंग से उसका पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हुआ, जिसमें बताया गया कि स्यूजन स्टॉर्म अपने बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक बुक पढ़कर सुना रही होती है, और स्यू जब अपने कमरे से बाहर जाती है एंड वापस आती है तो वो देखती है कि डूम फ्रैंकलिन के पास बैठा उसे घूर रहा है और उसके हाथ में उसका मास्क है। डूम का फेस हमें हुड की वजह से दिख नहीं पाता है, लेकिन ये कंफर्म ही है कि आरडीजे का ही डूम है, और सूजन उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। एंड यहीं पर ये पोस्ट क्रेडिट सीन हो जाता है खत्म। लेकिन इसके बाद CCXP मैक्सिको के इवेंट में एक और फैंटास्टिक फोर फुटेज लीक हुई, जिसमें ये बताया गया कि फैंटास्टिक फोर अपनी शिप में बैठकर भाग रहे हैं, सिल्वर सर्फर उनका पीछा कर रही है। स्यू शिप के अंदर लेबर में चली जाती है, रीड उसकी मदद करता है और वो बेन से कहता है कि तुम शिप को संभालो। बेन शिप को संभाल रहा होता है, जॉनी स्टॉर्म सिल्वर सर्फर को रोकने की कोशिश करता है, और तभी उनके सामने एक ब्लैक होल आ जाता है। रीड बेन से कहता है कि तुम ब्लैक होल में शिप को घुसेड़ दो। ये सुन के ऑब्वियसली बेन के 2-4 पत्थर टूट के गिर जाते हैं, वो डर जाता है, लेकिन रीड उससे कहता है कि नहीं, ट्रस्ट मी, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। एंड बेन जो है वो सिल्वर सर्फर से बचने के लिए शिप को ब्लैक होल में जंप करा देता है। सो मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक होल में जंप कराने के बाद फैंटास्टिक फोर की शिप समहाउ टेलीपोर्ट करके अर्थ 616 में आ गई होगी, जैसा कि हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। और उनके यहाँ आते आते स्यू का बेबी फ्रैंकलिन भी बॉर्न हो गया होगा, क्योंकि उसकी फुटेज भी हमें फैंटास्टिक फोर के नए ट्रेलर में दिखा दी गई है। तो अब बात करते हैं कि इस सीन से हमें डूम के ओरिजिन और उसके यूनिवर्स के बारे में क्या पता चलता है। तो पहली बात तो भाई ये है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सिर्फ रूम दिखाया गया और उसके अंदर का सीन दिखाया गया, ना कि बाहर का। और इस सीन में भी रीड, स्यू और बेबी फ्रैंकलिन ये सब एक रूम के अंदर ही एक साथ देखे जा सकते हैं। रूम के बाहर कौन सी दुनिया है, कौन सा यूनिवर्स है, ये भाई इस सीन से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। वैसे तो जब भी नॉर्मली कोई इस ट्रेलर को देखेगा तो उसे यही लगेगा कि इस सीन में रीड एंड स्यू फ्रैंकलिन के साथ अपने रेट्रो यूनिवर्स में हैं। लेकिन लीक हुए ब्लैक होल वाले फुटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्लैक होल में जाने से पहले स्यू लेबर में चली गई थी, और फिर ये लोग जब ब्लैक होल से बाहर आए होंगे अराउंड उसी के आसपास फिर बेबी फ्रैंकलिन भी बॉर्न हो गया होगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर ये सीन रेट्रो यूनिवर्स का ना होकर हमारे अर्थ 616 का हो जाता है, क्योंकि भाई जब ये लोग शिप से भाग रहे थे तब बेबी फ्रैंकलिन हुआ नहीं था, और तब ये लोग अपने यूनिवर्स को छोड़कर भाग रहे थे, यानी बेबी फ्रैंकलिन के होते होते ये लोग अपना यूनिवर्स, अपना रेट्रो यूनिवर्स छोड़कर वहां से भागकर अर्थ 616 में आ गए होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो सीन है ये अर्थ 616 का है, ना कि फैंटास्टिक फोर के रेट्रो यूनिवर्स का। और सबसे बड़ी बात, अभी फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने खुद ये कहा कि भाई मेरी मूवी में आरडीजे के डूम का कोई रोल है ही नहीं। अब बताओ इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा भाई इस बात का कि डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से नहीं आता है, वो किसी और यूनिवर्स से आता है। स्टिल अभी हम लोग उनके इस स्टेटमेंट को झूठ मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर मार्वल से कई लोग हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, और फिर भाई जब मूवी देखो जाकर तब कुछ अलग ही कहानी निकल कर आती है। तो अगर लीक्स सच है एंड दैट इज इंडीड द केस, तो फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में जो डूम आया था वो भी कहीं ना कहीं हमारे 616 से ही रिलेटेड है। मे बी जैसा कि मैंने अपनी एक थ्योरी में बताया था कि हो सकता है ये वो टोनी स्टार्क हो जो हमें 2012 वाले पास्ट में एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया था, क्योंकि हमारे फ्यूचर एवेंजर्स जब पास्ट में गए थे और वहां उन्होंने सब गड़बड़ करी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि इस वाले 2012 वाली टाइमलाइन के टोनी को आगे चलकर कुछ पता ही नहीं चला होगा, वो बेवकूफ तो है नहीं। एंड बाय द वे जो लोग नए हैं आई नो वो फिर से यही कमेंट करेंगे कि भाई TVA ने 2012 वाली वो जो अल्टरनेट टाइमलाइन ब्रांच थी वो मिटा दी थी। तो भाई मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस एक लाइन में बता देता हूं। TVA ने 2012 वाली पूरी टाइमलाइन इरेज नहीं करी थी, क्योंकि उस टाइमलाइन में जो इवेंट्स हुए थे वो ऑलरेडी TVA से प्री अप्रूव्ड थे। प्री अप्रूव्ड क्या नहीं था, सिर्फ लोकी का टसरैक्ट लेकर भागना, वो प्री अप्रूव्ड
अप्रूव्ड नहीं था। तो जिस पॉइंट से लोकी टेसरैक्ट लेकर भागा, गोबी डेजर्ट में गया, उस पॉइंट से एक नई टाइमलाइन ब्रांच क्रिएट हुई जिसे तुम टेम्पैड में भी देख सकते हो। एंड इससे पहले कि लोकी आगे जाकर कुछ बवाल काटता, TVA ने उसका ही काट दिया एंड उसके भागने के इवेंट से जो टाइमलाइन शुरू ही हुई थी उससे खत्म कर दिया, ना कि पूरी 2012 वाली टाइमलाइन को। अगर पूरी 2012 वाली टाइमलाइन ही इलीगल होती तो फिर भाई TVA वाले बहुत पहले ही आ जाते जब एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके पास्ट में 2012 में आए थे। लेकिन एज यू नो, ये सारे जो इवेंट्स थे एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करके 2012 में आना एंड ऑल, ये सब प्री अप्रूव्ड थे। TVA को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब हुई थी जब लोकी टेसरैक्ट लेकर भागा था, तो उसके टेसरैक्ट लेकर भागने वाले एग्जैक्ट पॉइंट से ही एक अल्टरनेट ब्रांच बनी थी। उस ब्रांच को केवल TVA ने खत्म किया था, ना कि 2012 वाली पूरी की पूरी टाइमलाइन को। सो आई होप कि ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। तो इस 2012 वाली टाइमलाइन का टोनी क्योंकि टाइम से पहले ही सब जान गया, इवन ये भी कि बकी ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था। फ्यूचर से उसके वेरिएंट्स यानी फ्यूचर टोनी और फ्यूचर कैप ये आकर उसकी बिल्डिंग में घुसकर उत्पात मचाए थे। ये सब जब 2012 वाले टोनी को पता चला होगा तो तुम्हें क्या लगता है वो शांत बैठा होगा? ऑब्वियसली नहीं, वो टोनी है यार। उसने इन सारी चीजों पर तुरंत ही छानबीन शुरू कर दी होगी, बस वो सब हमें दिखाया नहीं गया। वो तुरंत ही इन इवेंट से ऑब्सेस्ड होकर इनका पता लगाने में जुट गया होगा। इवन उसने टाइम ट्रैवल पर भी इमीडिएटली रिसर्च शुरू कर दी होगी एंड आगे जाकर फिर वो फ्यूचर में भी गया होगा जहां उसे ये पता चला होगा कि कैसे उसका फ्यूचर सेल्फ, उसका फ्यूचर वेरिएंट स्नैप में मारा गया। अब ये वाली थ्योरी डिटेल में हम लोग पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लेकिन आज की जो थ्योरी है उससे भी इसका सीधा सीधा कनेक्शन है, तो इतना बताना जरूरी था। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डूम फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स से हो, लेकिन भाई एक थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है कि डूम ना ही 2012 वाली टाइमलाइन से है, ना ही फैंटास्टिक 4 के रेट्रो यूनिवर्स से है। हेल, हमें तो ये भी नहीं पता कि खुद फैंटास्टिक 4 भी अपने उसी रेट्रो यूनिवर्स से ओरिजिनली बिलोंग करते भी हैं या बस वहां जाकर फंस गए हैं। तो हो सकता है कि डूम इंटायरली किसी डिफरेंट ही टाइमलाइन का हो। एंड ये मैं बस हवा में नहीं बोल रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि अगर डूम फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स से होता तो मूवी में एटलीस्ट उसे टीज तो किया जाता या उसका नाम तो लिया जाता, कहीं तो उसे मेंशन करते ना। बट ऐसी कहीं कोई ना लीक है ना कोई अपडेट है। इवन ट्रेलर में भी अभी तक विक्टर की एक इतनी सी भी कहीं कोई झलक नहीं मिली, कोई हिंट नहीं मिली। तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है ये जानने के लिए तुम्हें जाना होगा पास्ट में लोकी सीजन 1 के एपिसोड 6 में। वहां पर ही हू रिमेन्स ने लोकी से जो भी जितनी भी बातें बोली थी उसकी एक एक लाइन को सुनना बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। इफ चाहना देन ये एपिसोड खत्म होने के बाद लोकी सीजन 1 का एपिसोड 6 उसकी जो एंडिंग है वो फिर से देखना एंड उसमें ध्यान से देखना एक एक लाइन जो ही हू रिमेन्स ने लोकी से बोली थी। ही हू रिमेन्स ने बेसिकली मल्टीवर्सल वॉर से लेकर ये सब कुछ एक्सप्लेन किया कि क्यों वो सीक्रेट टाइमलाइन के अलावा बाकी सारी दूसरी टाइमलाइंस को प्रून करके रखता था एंड क्यों TVA दूसरी टाइमलाइंस में होने वाले खुराफातों को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट थी। जहां कोई खुराफात होती, कोई नई ब्रांच इमर्ज करती, तुरंत ही TVA उसे प्रून करके खत्म कर देती थी। हाँ, वो अपने इविल वेरिएंट से भी घबराता था, ये तो केस था ही, बट दैट्स नॉट ऑल, क्योंकि पास्ट में वो अपने वेरिएंट्स को कई बार हरा चुका था। ऐसे में फ्यूचर में अगेन उन्हें हराने के लिए उसे कोई बहुत ज्यादा दिमाग तो ना लगाना पड़ता। बट इस पूरी इक्वेशन में एक फैक्टर ऐसा था जो ही हू रिमेन्स के कंट्रोल से भी बाहर था एंड वो था डूम। ही हू रिमेन्स ने लोकी को जब ये बताया कि वी हैव रीच्ड द थ्रेशहोल्ड, यानी ही हू रिमेन्स जिसे पास्ट से लेकर फ्यूचर सब पता रहता है, वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जिसके आगे क्या होने वाला है खुद उसे भी नहीं पता था। अब अगर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ प्री प्लान्ड है, तुम एक एक चीज तो लेकर श्योर हो कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तब तो ठीक है। बट अगर तुम्हें कहीं पर कोई रिस्क समझ में आता है तो तुम कहीं ना कहीं उसके सॉल्यूशन के लिए अपना एक बैकअप बनाकर चलते हो, ताकि अगर आगे चलकर कुछ गड़बड़ हो तो तुम उस बैकअप की मदद ले सको। सेम चीज ही हू रिमेन्स ने भी करी थी। ही हू रिमेन्स ये नहीं जानता था कि लोकी को कंट्रोल देने के बाद क्या होगा। हालांकि उसने लोकी को चॉइस दी थी कि या तो वो ही हू रिमेन्स की ही तरह स्ट्रिक्टली बाकी की टाइमलाइंस को सप्रेस्ड रहने दे, प्रून्ड रहने दे और सीक्रेट टाइमलाइन को आगे बढ़ने दे, या फिर उसे जैसा ठीक लगे फिर भाई वो वैसा करे। और लोकी अगर ही हू रिमेन्स की तरह राज करता, स्ट्रिक्टली राज करता, लॉ एंड ऑर्डर मल्टीवर्स में मेंटेन करके रखता, तो डेफिनेटली फिर कोई दिक्कत ना आती। लेकिन ही हू रिमेन्स जानता था कि लोकी ने अगर टोपापंती की और फ्री विल के चलते सारी टाइमलाइंस को आजाद कर दिया तो मल्टीवर्स अनलॉक हो जाएगा एंड उसके इविल वेरिएंट्स वापस आ जाएंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। क्वांटममेनिया में कैंग के इविल वेरिएंट्स यानी रैमेटूट, इमॉर्टस और स्कारलेट सेंचुरियन ये सब के सब लोकी के मल्टीवर्स को अनलॉक करते ही वापस आ गए एंड इन्होंने अपने बाकी के वेरिएंट्स को भी बुलाकर एक बहुत बड़े अटैक की तैयारी कर ली। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एक चार्ट भी बना दिया है जिससे तुम्हें इजीली सब समझ में आ जाएगा। तो लोकी सीजन 1 में जब तक ही हू रिमेन्स यानी दांतुस जिंदा था तब तक सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन थी, बाकी टाइमलाइंस प्रून्ड थी। लेकिन जैसे ही दांतुस को सिल्वी ने मारा, ब्रांचेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मल्टीवर्स अनलॉक हो गया एंड इधर लोकी ने भी उस पर कोई लगाम नहीं लगाई, जिसके चलते कैंग के सारे इविल वेरिएंट्स बाहर आ गए। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ कैंग के ही इविल वेरिएंट्स बाहर आए थे और कोई नहीं आया था, तो ऐसा नहीं है। कैंग के वेरिएंट्स के साथ साथ एक और मल्टीवर्सल थ्रेट बाहर आ गया जिसे लेकर ही हू रिमेन्स पहले टेंशन में रहता था।
और वो थ्रेट था डूम। देखा जाए तो ही हू रिमेन्स डूम को लेकर टेंशन में तो रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम ही हू रिमेन्स का एक बैकअप प्लान भी था इन केस लोकी वो ना करे जो वो चाहता है। देखो दातुस जानता था कि उसके जाने के बाद लोकी की फ्री विल के चलते जब उसके इविल वेरिएंट्स आएंगे तो उन्हें खत्म करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, और वही बंदा है डूम। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मार्वल के पास एक प्लान है जिसकी मदद से वो एवेंजर्स डूम्सडे में कैंग की और उसके इविल वेरिएंट की स्टोरी को पूरी तरह से खत्म करके हम कैंग के फैंस को एक प्रॉपर क्लोजर दे देगा। और कैंग की कहानी को खत्म करने का सीधा सा मतलब है उसके इविल वेरिएंट्स का खात्मा, जो कि सिर्फ और सिर्फ अब आरडीजे का डूम ही कर सकता है। अब तुम यहाँ पर मुझसे एक सवाल और भी पूछ सकते हो कि दातुस को कैसे पता कि लोकी ये फ्री विल वाली टोपापंती करेगा और ही हू रिमेन्स की तरह राज नहीं करेगा। दातुस मतलब ही हू रिमेन्स। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। दातुस शुरुआत से ही लोकी और सिल्वी दोनों पर नजर बनाए रखे हुए था। वो देख रहा था कि ये क्या क्या कलाकारी कर रहे हैं, कैसे अपने मिशन को वो पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कैसे टीवीए को वो गच्चा दे रहे हैं। ये वो स्टार्टिंग से देख रहा था, तो उसे कहीं ना कहीं इनके इरादों का पता था कि इनके हाथ में अगर मल्टीवर्स की बागडोर सौंप दी जाए तो आगे ये उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो इस बात का तो उसे अंदाजा था साफ साफ कि लोकी वैसा नहीं करेगा जैसा वो चाहता है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इसीलिए उसने डूम को एक बैकअप प्लान की तरह पहले ही बनाकर प्री प्लान कर दिया था। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। लोकी के हिसाब से अगर किसी भी सिटी में, मान लो मल्टीवर्स को हटाओ, सिटी को ले लो, एक छोटे शहर में लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दी जाए, स्ट्रिक्टनेस खत्म कर दी जाए और सबको फ्री विल दे दी जाए, सबको एकदम आजादी दे दी जाए कि जिसका जो मन है वो करे, तो भाई अच्छे लोगों से तो कोई खतरा नहीं, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो तो आरामी पना करेंगे ना। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स में भी अप्लाई होता है। ही हू रिमेन्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट था और वो बाकी टाइमलाइंस को प्रून करके रखता था ताकि कोई भी सुपर विलन खुद उसके कैंग वेरिएंट्स और दूसरा भी कोई सुपर विलन इमर्ज करके ना आए और वापस से मल्टीवर्सल वॉर ना हो। बट लोकी ने ऐसा नहीं किया। वो भैया आए, उन्होंने सबको दे दी फ्री विल और इसी के चलते फिर कैंग के सारे वेरिएंट्स टनटना के आ गए। लेकिन अब इनके चाचा डूम भी इनके पीछे इन्हें पेलने आ रहे हैं और सारा का सारा किया धरा सब भाई दातुस का ही है। दातुस ने डबल गेम खेला। उसने ऐसा इंतजाम किया कि उसके मरने के बाद अगर लोकी उसकी तरह रूल करता है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, उसके इविल वेरिएंट्स अपने बिल से बाहर आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी टाइमलाइंस प्रून्ड रहती। और वहीं दूसरी तरफ उसने डूम के आने का भी इंतजाम कर दिया कि लोकी अगर फ्री विल सबको देगा तो डूम जिस टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहा है वो टाइमलाइन भी तो फिर रीइमर्ज कर जाएगी ना, वो भी तो वापस से एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। तो उसके वापस से एग्जिस्टेंस में आते ही डूम भी फिर से फ्रीली एग्जिस्ट करने लगेगा एंड वो कैंग के सारे इविल वेरिएंट्स का सत्यानाश कर देगा। मतलब सोचो भाई क्या ही दिमागी बंदा है, वो कितना आगे की सोचता था। इसीलिए क्वांटम मेनिया से पहले काउंसिल ऑफ कैंग्स हमें कभी नहीं दिखाए गए क्योंकि सब के सब ससुरे अपनी अपनी प्रून्ड टाइमलाइंस में बैनिश्ड थे और दातुस के मरने का इंतजार कर रहे थे। और इधर दातुस गया, उधर सट से पार्टी चालू। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके साथ साथ एक और बंदे की टाइमलाइन भी फ्री हो गई है और वो तो भाई दातुस से भी ज्यादा खतरनाक है। वो इन सबको ले डूबेगा और वही है आरडीजे का डॉक्टर डूम। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं। या तो डूम बिल्कुल ही इंटायरली किसी डिफरेंट यूनिवर्स का है, ना ही फैंटास्टिक फोर के रेट्रो यूनिवर्स का, ना ही अपने 616 का। सेकंड में भी वो फैंटास्टिक फोर से भी हो सकता है, बट अगेन ऐसा होता तो फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर ने ये जो कहा कि मेरी मूवी में आरडीजे के डूम का कोई रोल नहीं है, ये तो शायद ना कहते वो। और थर्ड, वो सीधे सीधे अर्थ 616 से कनेक्टेड है समहाउ समवाई। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं और खुद रूसोस ने भी ये कहा था कि डूम की स्टोरी का टोनी स्टार्क की डेथ से सीधा कनेक्शन है। तो खुद सोचो अगर डॉक्टर डूम आरडीजे का विक्टर वॉन डूम वो फैंटास्टिक फोर के रेट्रो यूनिवर्स से आता है तो फिर उसका 616 के टोनी स्टार्क की डेथ से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो यार जितना तुम सोच कर चल रहे हो हिसाब किताब उतना सीधा नहीं है। मार्वल एक बहुत ही बड़ा माइंड बेंडिंग ट्विस्ट पुल करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। वो भी एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में करेगा ताकि सीक्रेट वॉर्स में स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हो जाएं। और मैंने इस पर बहुत सोचा और मेरे दिमाग में फिर एक चीज और आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डूम एक्चुअल जो डूम है वो फिर कोई और ही है और वो बस आरडीजे की बॉडी का यूज कर रहा है किसी तरह से। एंड ये जो रिवील होगा ये सीक्रेट वॉर्स के एंड में होगा और फिर वो नया डूम जो आएगा वो फिर मार्वल के रिबूट के बाद नेक्स्ट सागा में कंटिन्यू करेगा। तो भाई ये जो लास्ट लाइन मैंने तुम्हें अभी बताई, इस चीज को एक थ्योरी में किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। मतलब ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज आई मेरे दिमाग में। और आज की वीडियो को लेकर अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई डाउट्स हो या कुछ भी तुम्हें कहना हो बेशक कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दो, अपने मार्वल के चर्सी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दो। एंड नाउ देन सब द चैनल प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली कोई भी एमसीयू अपडेट तुमसे कभी भी मिस हो ही ना। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है टुन्ना भाई एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।